नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो सिलसिला ये सियासत का कभी रुकता नहीं है, इसलिए अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की आज हम बात करेंगे। इन्हीं राजनीतिक किस्सों को लेकर आए हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार विकास के पंख लगाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसी बीच सरगुजा क्षेत्र के विकास के लिए भी उन्होंने अब प्राधिकरण को लेकर बड़ी बैठक की। इस बैठक में आदिवासियों के विकास पर फोकस किया गया। इस दौरान कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री ने लिए हैं। इसी को लेकर आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद कई चौंकाने वाले काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर उन्हें लागू कराने को लेकर भी कवायद हो रही है। इसी कड़ी में सीएम साय ने सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बड़ी बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने 2019 में कांग्रेस शासन में प्राधिकरण के कार्य संचालन को लेकर किए गए बदलावों को प्राधिकरण के लिए नुकसानदेह बताया। साथ ही प्राधिकरण का पुनर्गठन भी इस दौरान साय सरकार ने किया है। अब एक बार फिर प्राधिकरण में मुख्यमंत्री अध्यक्ष का पद संभालेंगे। वहीं विधायक गोमती साय को सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया, जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री वित्त मंत्री के साथ राज्य मंत्रिमंडल से सभी मंत्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यसभा लोकसभा के सांसद जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी प्राधिकरण के सदस्य होंगे। विधायक गोमती साय प्राधिकरण की उपाध्यक्ष मनोनीत। आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री वित्त मंत्री के साथ सभी मंत्री होंगे सदस्य। राज्यसभा लोकसभा के सांसद जिला पंचायत अध्यक्ष भी होंगे प्राधिकरण के सदस्य। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान सीएम साय ने साफ तौर पर कहा कि सरकार प्रदेश के आदिवासियों के जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर संभव कवायद करेगी। इसी कड़ी में उन्होंने प्राधिकरण के लिए प्रावधानित बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया। इसके अलावा सीएम साय ने अपने गृह जिले जशपुर में पर्यटन की संभावनाओं को देखा। अधिकारियों को इस दिशा में काम करने के लिए कहा गया है, जबकि जिले के मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की गई। और सभी अधिकारी और जिला पंचायत के अध्यक्षगण भी शामिल हुए हैं और बड़ा अच्छा मलबे बैठक संपन्न हुआ है। बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए हैं और इस क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से आगे बढ़ाना है। ये अपना जो डैम है मयाली का, इसमें और कैसे विकास हो, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसका कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए आज प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपया की हमने घोषणा की है। कुल 40 करोड़ के आसपास का इसका बजट है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको देंगे और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। सब नोटेड है और सरकार उस पर चिंता करेगी। और आज जो इस प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ था उसको बढ़ा के 75 करोड़ किए। प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया। जशपुर में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा। प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा तक विकास को लेकर मुख्यमंत्री साय और उनकी टीम जिस तरह से कवायदे कर रही है, काम कर रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि जल्द ही इन आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। साथ ही विष्णु के सुशासन से आदिवासियों के जीवन में चमकते सूरज का नया उजाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। चुनावी मोड में रहने का मतलब यह कि 24/7 बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम करते हैं। सदस्यता अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। अब खबर यह है कि 5 नवंबर से बीजेपी संगठन चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया गया।
पहले बूथ, उसके बाद मंडल, जिसके बाद जिला और अंत में प्रदेश का चुनाव होगा। इस चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव पर सियासी तनाव शुरू हो चुका है। बीजेपी अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया कराने जा रही है। बीजेपी के संविधान में धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था है, जिसके लिए सदस्यता अभियान शुरू किया गया था। वर्तमान में सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे। वर्तमान में भाजपा के कई पद अभी भी खाली हैं, उनको भी चुनाव के बाद भरा जाएगा। 30 अक्टूबर को पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान की समाप्ति होने जा रही है। उसके बाद 5 नवंबर के बाद संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले मंडल और जिला संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव होगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। वहीं प्रदेश स्तरीय संगठन के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने दिसंबर तक सभी मंडल और जिला संगठन का चुनाव कराने का लक्ष्य रखा। इसके बाद जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। उधर कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है, बीजेपी पर निशाना साध रही है। हाँ, तो लगातार चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है और 6 साल में रिन्यूअल होता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं और यही कारण है कि अभी हमारा जो महासदस्यता अभियान है वो बहुत अच्छे से हुआ। हमारे पूरे देश में जो लक्ष्य रहा उसको हम लगभग पहुंच चुके हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लक्ष्य की ओर ऑनलाइन और ऑफलाइन करके छत्तीसगढ़ में भी जो लक्ष्य दिया गया था शुरू में, उस लक्ष्य को पार करने की स्थिति में है। वो उनका निर्णय है। बाकी हम लोग तो पूरी अभी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पे भी फोकस किए हैं। फिलहाल हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अब संगठन चुनाव कराने जा रही है। सक्रिय सदस्यता अभियान के ठीक बाद 5 नवंबर से संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव कराने की जिम्मेदारी खूबचंद पारख, मधुसूदन यादव, कृष्णमूर्ति बांधी, चंपा देवी पावले को दी गई। लेकिन चुनाव है तो अब सियासी तनाव भी दिखाई दे रहा है। रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण के चुनावी दंगल में दिग्गज दम लगा रहे हैं। इस बीच सुनील सोनी का दम भी दिखाई दे रहा है। उधर आकाश की उड़ान भी कार्यकर्ता देख रहे हैं। उपचुनाव का महासंग्राम अब सज चुका है। योद्धा रण में उतर चुके हैं। लड़ाई अब सुनील बनाम आकाश की हो गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आखिरकार 2 दिन की लंबी चर्चा, गहरा मंथन, बड़ी बैठकों के बाद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा उपचुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे, जिसके साथ रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एक तरफ युवा चेहरा, दूसरी तरफ अनुभव को मौका दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके सुनील सोनी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशियों के बारे में जान लीजिए। आकाश शर्मा विधानसभा चुनाव के लिहाज से एकदम नए और युवा चेहरे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से राजनीति की शुरुआत की। 2014 से 2020 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। फिलहाल यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से सुनील सोनी अनुभव वाले चेहरे हैं। पार्षद से लेकर सांसद तक का सफर तय कर चुके हैं। पहले पार्षद बने, फिर रायपुर नगर निगम के सभापति रहे, 2 बार रायपुर के महापौर रहे और 2019 में रायपुर लोकसभा से सांसद बने। दक्षिण के दंगल की इस लड़ाई में BSTV ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों से खास बातचीत की। एक तरफ आकाश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सुनील सोनी केवल उम्र में बड़े हैं, लेकिन रायपुर के लिए काम नहीं आ पाए। कोई 3 काम वो बता दें जिससे वो वोट की मांग कर सकेंगे।
इधर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का कहना है कि केवल कहने से कुछ नहीं होता, जनता के बीच जाना पड़ता है, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है और जमीनी तौर पर काम करना होता है। सुनील सोनी जी केवल मुझसे, मेरे ख्याल से उनकी उम्र 68-70 साल है और केवल मुझे उम्र में ही वो में से बड़े हैं और अनुभव उनका ज़्यादा है, लेकिन उनका अनुभव का लाभ जो है रायपुर दक्षिण की जनता को आज तक नहीं मिला है। आज वो 2 बार महापौर रह चुके हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, ऐसा कोई कार्य उनमें तीन अपने अलग अलग पदों में बैठे हैं, ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है जिसे रायपुर दक्षिण की जनता उन्हें वोट दे। मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, आपने मेयर के रूप में भी मुझको देखा है, ईमानदारी के साथ में जो आप पसीना बहा रहे हैं उसका कर्ज सुनील सोनी चुकाएगा। इस धरती पे अगर पैदा हुआ है तो मैं यहाँ पर विकास के माध्यम से कर्ज चुकाऊंगा। दोनों प्रत्याशियों को अगर गौर से सुने तो दोनों के बीच सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है। जिस सीट से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जमकर ताल ठोक रहे हैं, वो सीट असलियत में अब तक सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल या भारतीय जनता पार्टी को पहचानती आई है। लेकिन अब चूंकि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो जनता का तराजू किस प्रत्याशी को ज्यादा तौलता है, ये 23 नवंबर को पता चल ही जाएगा। मगर एक पहलू और भी है कि छत्तीसगढ़ में अब तक जब भी उपचुनाव हुए हैं, तब सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी रहा है। इस यूथ वर्सेस सीनियर की लड़ाई में कौन बाजी मारता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश बीजेपी में अब बागियों की खैर नहीं है। संगठन बागियों पर अब हंटर चलाने जा रहा है। जिन नेताओं ने मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बगावत की, अब उन नेताओं पर सियासी अदावत कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी ऐसे नेताओं की छटनी करने जा रही है। इसी पर आप ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा में नहीं होगी बागी कार्यकर्ताओं की एंट्री। लिस्ट में शामिल हैं कई पूर्व विधायक और मंत्री। बागी कार्यकर्ताओं की डिजिटल सदस्यता की जाएगी निरस्त। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भी होगी छटनी। भाजपा में भले ही हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो गए हों, लेकिन भाजपा के बागियों की घर वापसी संभव नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान बागियों को मनाने के भरसक प्रयास किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभागीय बैठकें ली थी। उन्होंने स्वयं बागियों से आग्रह किया था। उनके प्रयास से ही धार में रंजना बघेल और जबलपुर में धीरेन्द्र पटेरिया ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था। इसके बाद भी कई क्षेत्रों में बागी डटे रहे। अब पार्टी ऐसे बागियों की घर वापसी के पक्ष में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी भी ऐसे ही बागियों में शामिल हैं। वह कांग्रेस के टिकट पर खातेगांव से चुनाव भी लड़े और पराजित भी हुए। लंबे समय से वह भाजपा में आने के लिए सक्रिय हैं, पर पार्टी उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होता है। जिन नेता कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के अनुशासन को नहीं माना गया, पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा गया और पार्टी का विरोध किया गया, ऐसे नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। सदस्यता अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग पार्टी से निष्कासित हैं, उन्हें किसी भी तरह से सदस्यता ना मिल सके। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, संगठन की रीति नीति सबसे ऊपर है और इसी का पालन सभी लोग करते हैं। मध्य प्रदेश के बागी विधायकों में मैहर से पूर्व विधायक रहे नारायण त्रिपाठी का नाम भी शामिल है। त्रिपाठी कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा से भी विधायक रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी विंध्य विकास पार्टी बना ली थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का नाम भी बागियों की लिस्ट में शामिल है। चौहान भी बुरहानपुर से भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के विरुद्ध में चुनाव लड़े थे। अब ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इनमें से बहुत सारे नेताओं ने भाजपा की डिजिटल सदस्यता ले ली है और वे सक्रिय सदस्य बनने के प्रयास भी कर रहे हैं। संगठन ने कहा है कि ऐसे बागी यदि सदस्य बन भी गए तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। पूरा भारत देश जान रहा है और प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है किस तरीके की फर्जी सदस्यता अभियान भाजपा चला रही है। लगातार पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी ना संगठन संभल रहा है, ना सत्ता संभल रही है। पूरे तरीके से अवसाद के दौर से गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी। बुधनी में जो टिकट हुआ है सबको पता है, 1000-2000 उनके कार्यकर्ता जितने भी हैं विरोध कर रहे हैं। जनता वैसे ही विरोध कर रही है, उनका कार्यकर्ता भी कर रहा है। अब वो बागियों को साधें या किसी को भी साधें या हटा दें,
अब भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 10 महीने का जो वर्तमान का कार्यकाल चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है। जनता भी परेशान है और इनका खुद का कार्यकर्ता भी बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। वहीं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी भी बदली। बीजेपी अभी सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके तहत प्रदेश भर से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। सदस्यता अभियान के माध्यम से बागी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को अब पार्टी निष्कासित करने का काम करेगी। अनुशासन समिति ही तय करेगी कि किसे पार्टी में लेना है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। उधर मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासी तनाव चरम पर पहुंच चुका है। विजयपुर में कांग्रेस और बीजेपी ने विजय प्लान तैयार कर लिया है। उधर बुधनी में सियासत दोगुनी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। राजकुमार पटेल की पलटना पूरी तरह से बुधनी में तैयार है। उधर रमाकांत भार्गव भी चुनावी मैदान में अपनी बिसात बिछा चुके हैं। वहीं विजयपुर सीट की अगर हम बात करें तो मुकेश मल्होत्रा भी अपने वोट की मात्रा बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी और कांग्रेस ने घोषित किए प्रत्याशी। नवंबर को होगा उपचुनाव। बुधनी से कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को बनाया प्रत्याशी। रमाकांत भार्गव के सामने राजकुमार पटेल। विजयपुर से कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को दिया टिकट। रामनिवास रावत के सामने मुकेश मल्होत्रा लड़ेंगे चुनाव। राजकुमार पटेल बुधनी विधानसभा सीट से 1993 से 1998 तक विधायक रहे हैं। उसी दौरान शिक्षा राज्य मंत्री रहे। 1998 में उनके बड़े भाई देव कुमार पटेल को टिकट मिला था। राजकुमार पटेल छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे 1984 में एमवीएम कॉलेज भोपाल के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने एनएसयूआई में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। वर्तमान में वे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। राजकुमार पटेल बुधनी से प्रत्याशी घोषित किए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने कहा, बुधनी की जनता की मांग थी, इसीलिए राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है और इस बार हम बुधनी का चुनाव जीतेंगे। आप टक्कर की बात कर, हम तो चुनाव जीतने वाले हैं और निश्चित रूप से जो जनता की मांग थी और वहाँ के लोगों की मांग थी, आम लोगों की मांग थी कि राजकुमार पटेल वहाँ से कैंडिडेट हो, और उसी मांग के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार पटेल जी को वहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेयर किया और लगातार संघर्ष में कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं, जीते हैं और निश्चित रूप से एक दमदार शख्सियत हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो किरार बाहुलता वाली बात है, तो वहाँ किरार बाहुल विधानसभा सीट है और निश्चित रूप से राजकुमार पटेल ये चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़कर जीत कर आएगी। कांग्रेस ने विजयपुर सीट से जिस मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है, वे 2023 के विधानसभा चुनाव में सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वे इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 44,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मुकेश मल्होत्रा सहरिया जनजाति से आते हैं। वे पहले भाजपा में थे। 2013 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन में सहरिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। वे वर्तमान में ग्राम पंचायत सिलपुरी के सरपंच हैं, जिनका सीधा मुकाबला मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत से होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजयपुर एवं बुधनी दोनों उपचुनावों के लिए मजबूत उम्मीदवार घोषित कर दिए गए और कांग्रेस पार्टी को अभी तक उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जहां विजयपुर में 8 बार चुनाव लड़ चुके, 6 बार विजयी हुए रामनिवास रावत जी जैसे अनुभवी नेता को टिकट दिया गया है और रामनिवास जी के नेतृत्व में विजयपुर में लंबे अंतर से भाजपा की जीत तय है। दूसरी तरफ बुधनी में जहां 1.5 लाख मतों की बढ़त लोकसभा चुनाव में थी, विधानसभा में भी 1 लाख से ज्यादा की बढ़त थी। अब अनुभवी पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव जी इस बढ़त को और ज्यादा बढ़ाएंगे।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों विजयपुर और बुधनी में होने वाले उपचुनाव को जीतना चाहती हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। विजयपुर से कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा पर दाव लगाया है, जिनकी आदिवासियों के बीच अच्छी पकड़ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो वर्तमान सरकार में वन मंत्री हैं। बुधनी से कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जातिगत समीकरण से किस पार्टी को कितना फायदा मिलता है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड हो गई है। इस बार सीनियर महिला आईएएस अफसर की पोस्ट से सियासी बवाल मचा हुआ है। आईएएस अफसर ने मंदिरों के लाउड स्पीकर को लेकर कई सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने उन्हें नसीहत दी। वहीं कांग्रेस ने समानता के अधिकार की बात कही है। इसी को लेकर अब प्रदेश में सियासत हो रही है। आखिर क्यों प्रदेश के भीतर मंदिर मस्जिद पर घमासान मचा हुआ है, रिपोर्ट देखिए। सरकार ने सत्ता में आने के बाद ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए धार्मिक स्थलों को निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश भर में अभियान भी चलाया। इससे उस समय जमकर सियासत भी हुई, लेकिन अब सीनियर आईएएस ने इस मुद्दे पर सवाल उठाकर इसे फिर गरमा दिया है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ एडिशनल सेक्रेटरी शेलबाला मार्टिन ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने ये ट्वीट एक वरिष्ठ पत्रकार के पोस्ट पर लिखा है, जिसमें मस्जिदों के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद में लाउड स्पीकर होते हैं तो डीजे से परेशानी क्यों है। पोस्ट में सवाल था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाएं तो क्या मस्जिदों के बाहर डीजे और नारेबाजी बंद हो जाएगी। सवाल यह भी कि मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर दूर तक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं और आधी रात तक बजाते हैं, उनसे किसी को डिस्टर्ब क्यों नहीं होता है। वहीं शेलबाला मार्टिन के इस पोस्ट पर बीजेपी ने नसीहत दी है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि इस तरह की पोस्ट से अधिकारियों को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया है और जो भी नियम बनाए गए हैं वो सभी के लिए समान रूप से लागू हैं और नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। ऐसे में गैर जरूरी विवादित बात करना केवल और केवल सनातन धर्म की सरलता और सहिष्णुता पर प्रहार करने जैसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समान रूप से सभी के साथ कार्रवाई करती है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने पद और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के विवादित टिप्पणियों से बचना चाहिए। उधर कांग्रेस ने इस पर शेलबाला का समर्थन किया। कांग्रेस ने कहा कि समानता की बात करने का अधिकार देश के हर नागरिक को है। संविधान सभी को एक समानता का अधिकार देता है, सभी धर्मों को समानता का अधिकार है। अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो वो कोई धर्म देख के तो नहीं होता। अगर लाउड स्पीकर लगा है तो किसी भी धर्म का तो लगेगा। तो शेलबाला जी ने जो कहा है वो न्याय संगत बात की और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के साथ है। फिलहाल प्रदेश में एक बार फिर लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड हो गई है। इस बार इसकी शुरुआत विपक्ष ने नहीं बल्कि एक सीनियर महिला आईएएस अफसर ने की है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उधर कांग्रेस को फिर सियासत करने का मौका मिल गया। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।